Radha Radha. Good morning guys. Good morning. Good morning. Good morning all. आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हिंदी में बात करूं तो परमाणुक संरचना। नाम से पता चल रहा है कि हम किसकी बात करेंगे, परमाणु की। किसकी बात करेंगे, परमाणु की, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हैं वो सब हमारा श्रेय है। हम हिंदू ऋषि मुनियों इन्होंने इसकी खोज करी है, अंग्रेजों ने इसकी खोज नहीं करी, ठीक है ना। इतिहास में अंग्रेजों को मौका मिला इसलिए इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया, किंतु जो भी खोजें हैं, जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हैं, सब हमारे वेद, उपनिषद और पुराणों की देन है। इन्हीं को पढ़ पढ़ के अंग्रेजों ने इनकी खोजें करके और अपना नाम लगा लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हमारी ही खोजें हैं। अगर मैं परमाणु की बात करूं तो इसके बारे में सर्वप्रथम हमें बताएगा महर्षि कणाद। महर्षि कणाद जिन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो एक कण से निश्चित एक कण बनता है। इन्होंने परमाणु को जो है कण नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कण, जिसको आगे चल के परमाणु। किंतु हमें जो पढ़ा जाता है वो ये पढ़ा जाता है कि 1600 के आसपास, ऑलमोस्ट 16वीं सदी में या 17वीं सदी में एक वैज्ञानिक आए, भाई साहब जी जॉन डॉल्टन। इन्होंने बताया कि परमाणु क्या होता है। तो जॉन डॉल्टन को क्या है, परमाणु की खोज का श्रेय जाता है। अब जैसा हमें पढ़ा जा रहा है, पढ़ना हमें वैसे ही पड़ेगा, किंतु रियलिटी यही है कि सारी खोजें हमारी हैं, ठीक है। चलो ये तो बात हुई परमाणु। अब बात ये आती है कि परमाणु होता क्या है, परमाणु होता क्या है। तो देखो जॉन डॉल्टन के अनुसार परमाणु वो है, जॉन डॉल्टन को छोड़ो, सबसे पहले तो ये कहते हैं परमाणु क्या होता है। देखो परमाणु जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परम प्लस अणु, है ना। तो एक बात हमेशा सोचने वाली है कि जहां भी परम वर्ड आता है ना, परम शब्द, इसका मतलब हद है उस चीज की। उस चीज की क्या है, हद, सीमा खत्म हो जाती है। भगवान का एक नाम परमात्मा प्लस आत्मा, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी आत्माओं में परम श्रेष्ठतम जो है, आत्माओं की हद है वो परमात्मा है। ठीक उसी तरह अणुओं की जो हद है वो कौन है, परमाणु। कहने का मतलब मैं अगर अणु को तोड़ना चालू करूँ, ठीक है ना, ये रासायनिक रूप से संभव है, प्रैक्टिकली संभव, मतलब फिजिकली संभव नहीं है, मतलब ठीक है। अणु को तोड़ना शुरू करूं तो एक हद के बाद वो टूटना बंद हो जाएगा। एक हद के बाद वो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो आप तो सीधी सी परिभाषा ये याद रखेंगे, किसी भी अणु का सूक्ष्मतम तथा अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? हालांकि परमाणु को भी आगे और भागों में बांट दिया गया है, कई हिस्सों में तोड़ दिया गया है, तो हम परमाणु तक की बात करेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी अणु का सूक्ष्मतम तथा अविभाज्य, मतलब अब इसे और नहीं विभाजित किया जा सकता। ये लास्ट जितना विभाजित हुआ था हो गया, अब ये विभाजित नहीं हो सकता, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु, ठीक है। इन भाई साहब डॉल्टन भाई साहब ने इस बारे में बताया था। डॉल्टन जो है, जॉन डॉल्टन, इनको परमाणु की खोज का श्रेय जाता है। जहाँ तक मुझे याद है ऑलमोस्ट 1657 या 1650, मुझे कंफर्म नहीं, इस हालांकि टाइम मैटर नहीं करता। आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा कि परमाणु की खोज कब हुई थी, आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि परमाणु की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो परमाणु की खोज का श्रेय इन भाई साहब को चलता है। इन्होंने परमाणु के ऊपर 4 पोस्टुलेट दिए थे, पोस्टुलेट अभी गई केवल परमाणु कहते हैं जिसे, है ना। वो 4 अभी गई थी, हमारे अभी नहीं पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इसको। अभी आपको इतने ध्यान में कि 4 पोस्टुलेट दिए थे जिससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु होता है कि नहीं। यहाँ तो बोलो फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहता
क्रिटिकल है, सब है, ठीक है ना। पर वैज्ञानिक यहाँ कहाँ शांत होने वाले थे, वैज्ञानिकों ने और आगे बढ़ा, वैज्ञानिक और आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ के उन्होंने क्या किया ये देखते हैं। और आगे बढ़ के उन भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा हम तो भाई साहब परमाणु की क्या करेंगे, संरचना देखेंगे। तो सन 57 मतलब पहले के जमाने में क्या है कि अपना अभी के जैसे एडवांस माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, जनरल माइक्रोस्कोप थे, तो उन माइक्रोस्कोप से तो परमाणु जैसे छोटे पदार्थ की स्ट्रक्चर देख पाना असंभव सा था। तो फिर एक हमारे आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ, ये साइंटिस्ट जो भाई साहब थे, इन्होंने क्या है एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है ना। बस जब इन्होंने क्या आविष्कार किया तो परमाणु की संरचना देखने को मिली। तो परमाणु की संरचना कुछ ऐसी दिखती है। परमाणु इससे तो ये मैंने बनाया ना, इसे हम बोलते हैं परमाणु मॉडल। क्या बोलते हैं? परमाणु मॉडल। तो देखो परमाणु मॉडल की बहुत सारी थ्योरियां हैं, क्लब पुडिंग मॉडल, बहुत सारी थ्योरियां हैं। वो आप पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगी, उसको कुछ समझाने लायक कहते हैं। आप देखते हैं हमको परमाणु दिखता ऐसा था जब पहली बार जब खोज करी गई थी, इसकी स्ट्रक्चर देखी गई तो परमाणु हमें ऐसा दिखा। कैसा दिखा? इसके अंदर देखो बताया गया कि इसके अंदर देखो सेंटर के अंदर तो क्या है, नाभिक है। सेंटर के अंदर तो क्या है इसके? नाभिक, जिसके अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक। और बाहर कौन चक्कर निकालता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर निकालता है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बोलो बोलो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर बनाओ। चलो ये स्ट्रक्चर बनने के बाद मैं बताता हूँ आपको कि होता क्या है। अब हमने ये तो पता कर लिया कि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। किसी ने धरती के बारे में सुना ही है, सब धरती पे रहते हैं। तो हमने सुना है कि धरती जो है ना वो सूर्य के बार बार चक्कर निकालती है। ये भाई साहब अपने कौन है? ये अपने सूर्य देवता है ना। और पृथ्वी का क्या काम है? ये रोज इनके बार बार क्या निकालती रहती है? चक्कर निकालती रहती है ना। अब वो यूं चक्कर निकालती है, वो हमारे विषय नहीं है हमारे, ठीक है ना। वो कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि पृथ्वी सूर्य के बाहर क्या निकालती है? चक्कर। सही कह रहा हूँ मैं? झूठ नहीं, तो ये सही है। तो बस ठीक इसी तरीके से सूर्य को मैं अगर क्या मान लूँ? नाभिक। और पृथ्वी को क्या मान लूँ? इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका बन जाएगा? परमाणु मॉडल। किसका मॉडल बन जाएगा? बात समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब दो बातें दिमाग में सवाल दो आते हैं। पहली बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या बाध्यता है, क्या बाइंडिंग, क्या बाउंडेशन है कि ये नाभिक के बार चक्कर निकाले। पहली बात को क्योंकि उनकी लॉन्ग मूव तो ले नहीं रखा, ठीक है, या कोई कुछ भी ऐसा काम तो कर नहीं रखा, पहली बात। दूसरी बात चक्कर भी निकाल रहा है, तो एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब ये रस खा के इसके अंदर गिर जाना चाहिए। ये भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार चक्कर भी निकाल रहा है और फिक्स यहाँ भी दूरी उतनी है, यहाँ भी डिस्टेंस उतनी है, यहाँ भी डिस्टेंस उतनी है, यहाँ भी डिस्टेंस परफेक्ट रेडियस के चक्कर निकाल रहा है। ऐसा भी कैसे होता है? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर निकालता है। तो मेरे ध्यान में दो सवाल आता है, ये IIT, नीट, PMT, प्रैक्टिकल, हर जगह ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सर मेरे जैसे एग्जाम में अगर आपका कभी प्रैक्टिकल लिया तो 100% परमाणु से ये क्वेश्चन आएगा ही कि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर निकालता है तो कभी रस खाकर इसके अंदर क्यों ना गिर जाओ। क्योंकि नाभिक के अंदर नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सिंपल सी बात है, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो ये जरूर एक दूसरे के अंदर गिर जाना चाहिए। और नहीं गिर रहे तो क्या बात है कि चक्कर निकाल रहा है, बाहर भी निकल सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो भी नहीं हो रहा, ये घूम रहा है। तो इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या है? इसका ये रीजन है कि मैं इलेक्ट्रॉन पे एक ऐसे फोर्स है ना, ऐसा बल,
ऐसे बल को महसूस करा रहा हूँ, ऐसे बल को क्या करा रहा हूँ, महसूस करा रहा हूँ, जो ना तो इसको अंदर गिरने दे रहा है ना इसको बाहर जाने दे रहा है, मतलब एक संतुलन की कंडीशन में है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक बैलेंस कंडीशन में है फोर्स की, जिससे वो एक जगह स्टेबल है। बात समझ में आ रही है यानी नहीं? और अच्छे से समझते हैं। समझने की बात यह है, किसी ने पत्थर होता है ना, जमीन में पत्थर है ना, उसको धागे से बांधना, कभी धागे से, ठीक है, और उसको धागे से बांध के ये मैं होगी तो बोलूँगी मत समझियो। और ये मैंने मान लो हाथ में धागा ले रखा है, पैरों से मैंने हाथ कर दिया, और ये मेरा धागा है ना, ये पत्थर है। तो देखो ये पत्थर है ना, ये लगातार घूमता है, कभी भी जब तक ये इसकी गांठ नहीं खुल जाएगी या जब तक मैं अपना हाथ ना रोक दूँ ना, तो ये एग्जैक्ट एक रेडियस पे घूमेगा। यहाँ भी दूरी उतनी रहेगी, यहाँ भी दूरी उतनी है, बस एग्जैक्ट यही सीन जो है यहाँ चल रहा है। इस तरह के बल जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, है ना। तो नाभिक को चाहे सूर्य के बाहर पृथ्वी चक्कर निकाल रही है, बात एक ही है, दोनों के अंदर अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, केंद्र की ओर लगने वाला जो फोर्स है उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय, और केंद्र से दूर जो लगने वाला फोर्स है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय। जब तक ये दोनों फोर्स, जब तक ये दोनों बल एक दूसरे से संतुलित अवस्था में है, एक दूसरे से कैसी अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है, तो इलेक्ट्रॉन ना तो कभी अंदर गिर सकता है ना इलेक्ट्रॉन कभी बाहर जा सकता है। इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। हो सकता है इंग्लिश का थोड़ा सा आगे कुछ हो, एक को सेंट्रीफ्यूगल एक को सेंट्रीपिटल बोलते हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से। जब तक ये दोनों आपस में इक्वल कंडीशन में है ना, इस इलेक्ट्रॉन को चक्कर निकालना पड़ेगा, ये बाध्य है ऐसा करने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो इसे उतार लीजिए, 2 मिनट का टाइम है। उतार लिया, इसे मिटा दिया। एक बात और, जिन इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं ना कि वो बाहर चक्कर निकाल रहे हैं, बाहर चक्कर निकाल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा ही है ना एक इंटीजर होंगे, हमेशा क्या होंगे, इंटीजर, मतलब पूर्णांक होंगे। या तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 100 ऑन, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी परमाणु के अंदर 2.5 इलेक्ट्रॉन है या 2.24 इलेक्ट्रॉन है या किसी के अंदर 3.26 इलेक्ट्रॉन है ना। हमेशा ये इलेक्ट्रॉन हमेशा किसमें होंगे, इंटीजर के अंदर। ये खास बात है, याद रखना। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नंबर है, आदमी जो है ना वो हमेशा या तो पूरा हो सकता है या खत्म हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आधा आदमी आया है, आधा अपना घर शरीर घर छोड़ के नहीं जाएगा, तो पूरा जाएगा, नहीं जाएगा तो पूरा नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये बात इलेक्ट्रॉन की। अब मैं कुछ खास बात बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेके। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी, सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करूंगा? इलेक्ट्रॉन की। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है इन भाई साहब की जो खोज है, खोज इसका श्रेय जाता है किसको? जे थॉमसन को। किसको जाता है? जे थॉमसन, ठीक है। इन भाई साहब को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इस पर एक फिक्स आवेश होता है। इस आवेश जो होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये इसका आवेश है। फिर आता है इसका द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान जो होता है वो आपके हो जाएगा 1.67 × 10⁻31 जो आ गया 9.1 × 10⁻31 ग्राम, किलोग्राम से, ठीक है। वो ग्राम किलोग्राम को मैटर नहीं करता, गूगल बाबा गणित है, आराम से देख लेना, नंबर यही है खास, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। और बाकी एक इसका एक घनत्व भी होता है, ठीक है, द्रव्यमान आवेश घनत्व, ठीक है। तो आवेश घनत्व कैसे फाइंड करते हैं पता ही है सबको। आवेश घनत्व सीधा सा है Q बटे में, मतलब आवेश में द्रव्यमान का भाग लगा दो। एक होता है आपके फॉर्मूला होता है Q = N। मान लो हमें किसी का आवेश ज्ञात करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं। सपोज मान लो कोई परमाणु है जिसके अंदर मैंने 1 2 3
इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, तो सीधा सा क्या n तो गया यहाँ पे 8 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया 1.67 × 10⁻⁻90। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका चार्ज आ जाएगा, मतलब 12.8 × 10⁻90 या 1.28 × 10⁻18 कूलम, ये इसका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक हम चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार जो नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉन को ई से नोट करते हैं, इससे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसकी, प्रोटॉन की, किसकी बात करूंगा, प्रोटॉन की, ठीक है ना। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन आपका एक धनात्मक आवेश है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज धनावेश जी इसे बोलते हैं। और जो है इसकी गोल्डस्टीन को इसको श्रेय जाता है, किसको जाता है, गोल्डस्टीन, ठीक है। हालांकि कई लोग इसे रदरफोर्ड भी मानते हैं, ठीक है, तो दोनों ही सही है, रदरफोर्ड भी सही है, गोल्डस्टीन भी सही है। ऑप्शन में जब आएगा तो या तो गोल्डस्टीन दिया होगा या रदरफोर्ड दिया होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ये तो हो गया इसकी खोज इसकी किसने करी। फिर इसके ऊपर जो आवेश होता है वो ऑलमोस्ट होता है 1.67 × 10⁻19, वही वो इलेक्ट्रॉन के अंदर वो चीज प्लस में होती है, माइनस में होती है, यानी प्लस में होती है, पर वो कोई फर्क नहीं पड़ता। द्रव्यमान जो है वो इनका हो जाएगा 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और आवेश हो गया, द्रव्यमान हो गया, बाकी इसका कोई खास बात है नहीं, बाकी एक याद रखना आपको, प्रोटॉन इसका आवेश, इसका द्रव्यमान, और इतना एरिया आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो बात हो गई प्रोटॉन की। मैं बात करता हूँ न्यूट्रॉन की, तो ध्यान रखना न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, जेम्स चैडविक भाई साहब को। किसको, जेम्स चैडविक, ठीक है। जेम्स चैडविक ने इसकी खोज करी थी। आवेश इसके ऊपर होता है क्या, नहीं होता, जीरो होता है, ये उदासीन न्यूट्रल होता है, ठीक है। द्रव्यमान होता है क्या, बिल्कुल होता है। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन उतना ही द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का, ठीक है। ये लो किलोग्राम ग्राम में कंफ्यूज मत होना, फिर बोल देता हूँ मैं खुदा नहीं हूँ, गलती हो सकती है, ठीक है, पर नंबर यही है, ये कंफर्म है, उतारो इसे। ये उतार दिया तो मैंने आसपास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में और बता दिया आपको, ठीक है। एक बात और बता दूं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है एक मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग था, मिलिकन कौन था, मिलिकन भाई साहब है ना। मिलिकन भाई साहब ने एक तेल बूंद प्रयोग किया था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, तेल बूंद प्रयोग किया था, है ना। ये जो तेल बूंद प्रयोग है, इसी तेल बूंद प्रयोग से आपके पास Q बराबर mv वाला फॉर्मूला आया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, खास बात। ये हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात। अब एक नया टॉपिक आता है, नया टॉपिक क्या, नया सब टॉपिक आता है आपके परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे बोलते हैं, परमाणु संख्या Z होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मतलब नाभिक के अंदर जितने न्यूट्रॉन और कितने क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन, इसका जो टोटल है उसको अपन क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। जैसे सपोज मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 14। 14 का मतलब है कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर प्रोटॉन 7 है, तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए, 7। अगर मैं इसमें प्रोटॉन 6 बोलता हूँ तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8। मैं प्रोटॉन 8 बोलता हूँ तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नोट डाउन करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ये उतारा, इसको उतारने के बाद एक लास्ट सिंपल सा छोटा सा टॉपिक बच गया है, वो कंप्लीट करके इसी के साथ आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट, है ना। मतलब मैं कंप्लीट का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप इतने छोड़ो बेसिक पढ़ोगे, एक 20 से 25 मिनट की वीडियो के अंतर्गत इतना ही होता है, और आप इतना पढ़ोगे ना तो आपके मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई होता क्या है परमाणु संरचना। बाकी तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि मेरे पास ऐसा तो है नहीं ना कि मैं दिन भर बैठा हूँ या वीडियो बनाता रहूँ। परमाणु संरचना अगर ध्यान से देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 घंटे का टॉपिक है पूरा डिटेल, बट इतना टाइम नहीं रहता और ना ही आपका इतना कंसंट्रेशन है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन को ध्यान में रखता हूँ, इस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। 25 से 30 मिनट की क्लास बहुत होती है, सफिशिएंट होती है, उसके बाद मन भर जाता है, ठीक है। तो इसलिए कृपया ध्यान देकर परमाणु संख्या जो है इसके आधार पर
3 भागों में बांटा गया है, समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसको बोलते हैं आइसोबारिक, इसको बोलते हैं आइसोटोपिक, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आ जाओ, अब मैं बात करता हूँ इसकी समस्थानिक की। कहने का मतलब है कि यहाँ जब सपोज मान लो मैं नाइट्रोजन को लिखता हूँ, है ना, तो नाइट्रोजन को मैं कैसे डिनोट करता हूँ? नाइट्रोजन जो है ना, उसकी प्रोटॉन की नंबर तो आएगी यहाँ, प्रोटॉन की संख्या तो कहाँ आएगी, प्रोटॉन नंबर तो कहाँ आएगी, पेयरों में, और उसका भार जो है ना, एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु एटॉमिक नंबर है ना, वो आएगा यहाँ। तो जैसे मान लो नाइट्रोजन का 14 है तो 14 के ऊपर आएगा, 7 नीचे आ जाएगा। या मान लो कार्बन है तो कार्बन में आ जाएगा 6 से 12, ऑक्सीजन है तो आ जाएगा 8 और 16। यहाँ तक की तो बात सबको पता ही है, जनरल बात है। तो इस हिसाब से मैं समभारी की बात करता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, ऐसे यौगिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो किंतु परमाणु भार ये तो बात हो गई किसकी, समभारिक। आइसोबारिक है ना, आइसोबारिक में लिख लो परमाणु एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट डिफरेंट। बात समझ में आ रही है क्या? ये कहलाएंगे कौन? अब इनके एग्जाम्पल है ना, चारों के एग्जाम्पल, ये आपकी मेरे को आप सारे कमेंट करेंगे। क्या क्या कमेंट करेंगे? समभारिक के उदाहरण आप मुझे कमेंट करेंगे, समस्थानिक के उदाहरण कमेंट करेंगे, सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण कमेंट करेंगे, और सम इलेक्ट्रॉनिक के उदाहरण कमेंट करेंगे। ये आपका काम रहेगा, होमवर्क आपका रहेगा, इन चारों के दो इलेक्ट्रॉन दो एग्जाम्पल कमेंट करना है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? ओके, तो ये बात हो गई इसकी समभारिक की। उसके बाद समस्थानिक के अंदर क्या है, इनका जो परमाणु भार है ना, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट, वो तो क्या रहेगा, समान बराबर, किंतु परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न। परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न। ये कहलाएंगे समस्थानिक। मतलब एटॉमिक वेट तो है सेम और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अब सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक बताने की जरूरत नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन की नंबर सेम रहेगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बाकी सब चीज क्या हो जाएगी, चेंज। मतलब ध्यान रखना, प्रोटॉन भी सेम है और परमाणु संख्या भी, परमाणु भार, एटॉमिक वेट भी सेम है, पर न्यूट्रॉन अलग अलग है। बात समझ लो? कहने का मतलब है 7 and 14 और 6 and 14। एक में इलेक्ट्रॉन 8 है, एक में इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। ये एग्जाम्पल आपको बताएंगे। इसी के साथ मेरे हिसाब से एक बार का ये टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।